तो चलिए हम बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है। पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली बात, औपचारिक प्रधान। ये शब्द बार बार आपको इसलिए दोहराया जा रहा है कि आपको मन में ये बैठा लेना है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति एक ढकोसला है, एक दिखावा है, नहीं। आगे स्थिति स्पष्ट होगी कि नाम मात्र का अर्थ क्या है। दूसरा, इसकी शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकता है। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति औपचारिक मुखिया या नाम मात्र का मुखिया क्यों कहलाता है। क्योंकि वे जो भी शक्तियां उसके पास हैं, वो शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। यहाँ ये और स्पष्ट कर देना होगा कि मंत्रिपरिषद की सलाह का मायने ये नहीं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह देता है। मंत्रिपरिषद की सलाह का अर्थ है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, राष्ट्रपति उस सलाह को अनुमोदित करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। कुछ अपवाद जरूर हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर सामान्य स्थितियों में सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकता है। अपने बल पर स्वयं को दी गई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता और उस हद तक वह पंगु है। तीसरा, अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानना अनिवार्य है। ऐसी अनिवार्य सलाह को मानने की बाध्यता राष्ट्रपति में है। इसीलिए राष्ट्रपति की सीमाएं, शक्तियां बहुत सीमित हैं। इसीलिए राष्ट्रपति औपचारिक है, इसीलिए राष्ट्रपति नाम मात्र है। जब ये शब्द बोला जा रहा है कि अधिकतर मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है, तो इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि एक तरीके से मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को सलाह ना हो करके एक तरीके से आदेश ही तो है। आदेश शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देश के औपचारिक रूप से प्रमुख को कोई आदेश नहीं दे सकता, सलाह दे सकता है। इसीलिए सलाह शब्द का उपयोग किया गया है। सलाह देने की ताकत किसमें है? मंत्रिपरिषद में और सरकार के प्रधान में। राष्ट्रपति को सलाह देने की ताकत इसमें है। ऐसे अपवाद भी हैं जब राष्ट्रपति इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य ना हो, पर वो कुछ बड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्थितियों में होता है, जिसका हम जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना हम समझ लें कि अधिकतर मामलों में मंत्रिपरिषद की तथाकथित सलाह, जिसे एक तरीके से हम आदेश ही समझें, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को वो माने। चौथा, चूंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो संसद में सबसे बड़ी पार्टी का या बहुमत का नेता जो हो, वह प्रधानमंत्री होगा। मैंने आपको बताया, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री इन्हीं सांसदों के बीच से व्यक्तियों को चुनकर अपना मंत्रिमंडल बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में
बहुमत के आधार पर ही वास्तविक कार्यकारिणी माना जाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन सी हो गई? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, क्योंकि वे जनता से जनता से चुनने की प्रक्रिया के जरिए वे सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं, राष्ट्रपति का चयन तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति को समझने के लिए ये 4 बिंदु अभी हमने देखे। इन 4 बिंदुओं से स्पष्ट हो गया है कि यदि हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, तराजू में शक्ति के पलड़ों की बात करें, तो हम पाएंगे कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो सरकार का मुखिया है, भारत की संसदीय लोकतंत्र में उसकी ताकत राष्ट्रपति से ज़्यादा है। और राष्ट्रपति की जो भी ताकत है वह मंत्रिमंडल से लेता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, अपने स्वयं के बल पर नहीं, सामान्य स्थितियों में। इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति बिल्कुल ही पंगु है। यदि ऐसा था और यदि वास्तविकता ऐसी है, तो फिर राष्ट्रपति पद की जरूरत क्यों? क्यों न प्रधानमंत्री को ही देश का ही और सरकार का ही मुखिया बना दिया जाए, जिसके अपने खतरे हैं, जिसका मैं एक बार जिक्र कर चुका हूं कि ऐसी स्थिति में अध्यक्षात्मक प्रणाली का खतरा, तानाशाही का खतरा हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि इतना कमज़ोर राष्ट्रपति होना है संवैधानिक स्तर पर ही, संवैधानिक रूप में, तो उसकी ज़रूरत ही क्या? ज़रूरत है राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी हैं। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार भी हैं जो उसे कुछ ऐसी शक्तियां देते हैं जिसके कारण राष्ट्रपति की भूमिका कई स्थितियों में बड़ी अहम हो जाती है। तो अब हम उन विशेषाधिकारों का जिक्र करें जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वह काम करता है। मैंने कहा सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति के लिए बाध्य है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु कह सकता है, अनुरोध कर सकता है कि जो आदेश या जो सलाह आपने भेजी है मुझे हस्ताक्षर करने के लिए, वह सलाह पर एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि मेरी कुछ शंकाएं हैं। उन शंकाओं को बिंदुवार लिखते हुए वह मंत्रिपरिषद को सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऐसी स्थिति में 2 बातें होती हैं। वापस भेज सकता है, और यदि वही सलाह मंत्रिपरिषद पुनः वापस भेजता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बात बड़ी स्पष्ट, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और ऐसा करते हुए वह मंत्रिपरिषद से यह अनुरोध कर सकता है कि इस बिंदुओं पर थोड़ा गहराई से विचार करके, इसकी अच्छाई बुराइयों पर और थोड़ा अध्ययन करके पुनर्विचार करें। और साथ ही ऐसा करते हुए वह कुछ समय भी ले सकता है। कई बार समय लेने से कई चीज़ों में और सुधार आ जाता है, निखार आ जाता है। कई बार समय लेना आवश्यक हो जाता है, निर्णय के लिए समय लेना। तो यद्यपि मंत्रिमंडल पुनर्विचार के लिए उसे स्वीकार कर लेगा, उसका स्वागत करेगा, लेकिन
यदि मंत्रिमंडल चाहे तो वही सलाह यथावत राष्ट्रपति को वापस भेज देगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए वह आवश्यक है कि वह इस सलाह को अब यथावत स्वीकार कर ले। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की स्थिति में एक दूसरी स्थिति यह होती है कि मंत्रिमंडल उस पर पुनर्विचार कर भी ले, कुछ सुधार या कुछ बदलाव या कुछ परिवर्तन करे। हो सकता है उस सलाह को वह दोबारा भी ना भेजे, क्योंकि तब तक स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, तब तक कुछ नए साक्ष्य, कुछ नई बातें सामने आने से मंत्रिमंडल को लगता है कि यह सलाह अब की स्थिति में उचित नहीं है। तो इस प्रकार इन दो स्थितियों में क्या बदलाव होगा, इस पर हमने चर्चा की। सलाह संबंधी अधिकार के बाद दूसरा जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास है वह वीटो का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर का मैंने जिक्र किया, निषेध का अधिकार जो है उसका, उस संबंध में कुछ और जानकारियां जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि वीटो जो शब्द है, निषेध का अधिकार, निषेध करने का, उसके मायने क्या है? बहुमत के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, बहुमत के निर्णय को रद्द करने का अधिकार या शक्ति वीटो कहलाती है। ठीक, सामान्यतया हम वीटो पावर शब्द का उल्लेख यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वहां पे हम पाते हैं, वहीं उसके बारे में सुनते हैं, जहां पर 5 जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें यह अधिकार दिए गए हैं। परंतु इसके कुछ अन्य अर्थ भी हैं, जो निषेध का ही दूसरा रूप है। परंतु ये तत्व राजनीतिक व्यवस्था में, वीटो वाली बात राजनीतिक व्यवस्था में रोमन साम्राज्य काल से ही विद्यमान रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार वीटो की भावना आई या वीटो की बात आई, ऐसा नहीं है, यह रोमन काल से प्रचलित था। परंतु आधुनिक काल में, आधुनिक व्यवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति को और उसके बाद अब भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान वाइस रॉय को भी वीटो का अधिकार दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में, भारत के संविधान में वीटो शब्द आप कहीं नहीं पाएंगे, कहीं भी उल्लिखित नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत के रूप में इसे देखा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति देने ना देने के संबंध में यह शब्द का उपयोग होता है। रही भारतीय संविधान की बात, तो भारतीय संविधान में ये कहीं उपलब्ध नहीं है, जैसा मैंने कहा, पर इसके उदाहरण स्पष्ट हैं। इस शक्ति अधिकार के उपयोगों का प्रावधान स्पष्ट है। तो ये कहां मिलता है, कहां दिखेगा? पहली बात, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत सामान्य संसदीय विधेयक और धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो का पावर का उपयोग कर सकते हैं। ये तो उसका हो गया पहला शक्ति या पहला अधिकार। राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में दूसरी शक्ति या दूसरा अधिकार हमें अनुच्छेद 200 या 201 के तहत दिखाई देता है, जिसमें राज्यों के विधेयक जो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे जाते हैं, जो राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे कर जाते हैं, वे आरक्षित कर दिए जाए। और तीसरा अधिकार क्षेत्र, तीसरा मुद्दा जहां वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं या करते हैं, वह है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधक विधेयक के मामले में। संविधान संशोधक विधेयक के मामले में अनुच्छेद 368। सरल भाषा में हम
ये कह सकते हैं कि निम्न 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है, किसी भी विधेयक को विथहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है, किसी भी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर या सहमति देने की प्रक्रिया को स्थगित कर सकता है। ये तो उसकी पहली। दूसरी बात, वह धन विधेयक को छोड़ के किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस सदन को भेज सकता है। शब्द याद रखेंगे, पुनर्विचार। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन एक बार भेजने के बाद सदन के द्वारा वह जैसी भी स्थिति में वापस आए, राष्ट्रपति उस विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, अर्थात वह दोबारा उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उस पर वीटो नहीं कर सकता। ये जो दोनों अधिकार क्षेत्र हैं वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हैं। यही व्यवस्था राज्य के विधेयकों पर भी लागू होती है, जो अनुच्छेद 200, 201 के तहत है। केवल अंतर यह है कि राज्य द्वारा पुनः पारित विधेयक को वो फिर से लौटा सकता है, एक बार पुनः अनुरोध कर सकता है। राज्य के विधेयक पर चर्चा के लिए पुनः अनुरोध करने का अधिकार राष्ट्रपति को रहता है। यही अंतर है अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200, 201 के बीच। रोचक बात यह है कि केवल संविधान संशोधन ही ऐसा विधेयक बिल है जिसे राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता, वीटो नहीं कर सकता। संविधान संशोधन के मामले में, अर्थात संविधान के किसी मूलभूत ढांचे पे किसी तरह के परिवर्तन की बात हो, उस पर वीटो नहीं कर सकता। अर्थात सदन के पास ये विधेयक जो है, उसके पास होने के बाद इसका विधि या कानून बनना तय है। राष्ट्रपति इसके अनुमोदन के लिए बाध्य है। थैंक यू। ये उसका वीटो का अधिकार है। पहला अधिकार मैंने बताया, सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार। दूसरा अधिकार है वीटो का अधिकार। और तीसरा अधिकार है गठबंधन की सरकार के समय। ये गठबंधन क्या है? अभी कौन सी सरकार चल रही है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। हम आप सब यही कहेंगे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अर्थात नरेंद्र मोदी हमारी वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही बात। श्री नरेंद्र मोदी हमारी सरकार के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी सरकार किस पार्टी की है? इसका उत्तर हम में से अधिकतर लोग संभवतः देंगे, हमारी वर्तमान सरकार बीजेपी पार्टी की है, और यह उत्तर गलत है। हमारी वर्तमान सरकार बीजेपी दल की नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या है? एनडीए विभिन्न दलों का एक समूह जो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे लोग एक छाते के नीचे काम करेंगे। कुछ बातों पर सहमति होते हुए कुछ दल एक गुट में आ गए हैं। ऐसे 25-30 दलों का ये गुट है जिसे हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और चूंकि इस गुट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं एनडीए जो है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए ये बार बार फीलिंग आती है कि ये सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं, सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति उसका एक नेता है जो बहुमत से नेता चुना गया है, और वह है श्री नरेंद्र मोदी जी।
और चूंकि वो बहुमत दल के नेता हैं इसलिए वे प्रधानमंत्री। जैसे एक गुट का नाम एनडीए है, ऐसा ही दूसरा जो गुट है उसका नाम यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यह भी करीब 25-30 दलों का समूह है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कई कारणों से इकट्ठे हुए हैं। और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं। तो अब आप ये जो दो गुट हैं, गुट शब्द के बदले इसे गठबंधन कहना उचित होगा। राजनीति की भाषा में ये गुट नहीं है, ये गठबंधन है। कुछ बातों को लेकर कुछ समूह, कुछ दलों द्वारा एक प्लेटफॉर्म में आना गठबंधन कहलाता है। तो यहाँ पर गठबंधन की बात क्यों आ रही है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है उस समय राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हम जब सरकार बनाने की प्रक्रिया में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आगे, तब हम जानेंगे कि गठबंधन की स्थिति में कितनी अस्थिरता की स्थिति रहती है और ऐसे समय में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जब गठबंधन की सरकार रहती है तो किस गठबंधन में कितनी सीटें हैं, किस गठबंधन ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती, दूसरे शब्दों में किस गठबंधन को बहुमत है, ये तय करने का विशेषाधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के ही द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कौन से गठबंधन को, कौन से दल को बहुमत प्राप्त है। ये जो अधिकार है अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस अधिकार पर किसी भी तरह का किसी के भी द्वारा अंकुश नहीं है। ये राष्ट्रपति के विवेक का अधिकार है। इस राष्ट्रपति के विवेक के अधिकार को, इस राष्ट्रपति के विवेक के अधिकार, इस अधिकार के कारण ही राष्ट्रपति की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और संवैधानिक रूप से यद्यपि वह केवल नाम मात्र, वह देश का प्रमुख है, प्रयोग में वह नाम मात्र को है, पर वह सर्वशक्तिमान तब दिखाई देता है राष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जब लोकसभा के चुनाव में किसी दल को या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा ही निर्णय किया जाता है कि कौन से दल को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या ना करे या पुनः चुनाव की घोषणा करे। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह महत्वपूर्ण या बाध्य उसके लिए नहीं रहती। उसके अपने स्वयं का विवेक यहाँ पर निश्चित करता है, निर्णय करता है कि किस तरह का कदम ऐसी स्थिति में लिया जाए। राजनीतिक परिस्थितियों पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का एक तरीके से विशेषाधिकार है। राजनीतिक परिस्थितियों पर, बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर राष्ट्रपति का अधिकार बढ़ जाता है, राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने समझा कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में पहला विशेषाधिकार सलाह संबंधी बाध्यता को बाध्यता के बावजूद पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार उसे है। दूसरा विशेषाधिकार वीटो संबंधी है और तीसरा विशेषाधिकार राजनैतिक परिस्थितियों से संबंधित है, जहां गठबंधन आदि को लेकर सरकार के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति कुछ प्रयोग कर सकते हैं।